हेलो वन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है करंट न्यूज़ के अंतर्गत। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट न्यूज़ जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पर प्रीलिम्स के फैक्चुअल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनके दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं आज की अपनी पहली न्यूज़ यहाँ पर क्या है। देखिए पहली न्यूज़ यहाँ पर है, सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों के निजीकरण पर काम कर रही है सरकार। ठीक है, कौन कौन से यहाँ पर ये बैंक हैं इनको देख लीजिए। पीटीआई के मुताबिक यहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों यानी पीएसबी के निजीकरण पर काम करने वाली है सरकार, और आने वाले महीनों में फिलहाल यहाँ पर इसके लिए ज़रूरी कदम उठाए जा सकते हैं, घोषणाएं यहाँ पर की जा सकती हैं, किस तरीके से इसे किया जाएगा। फिलहाल अभी जो बात आई है कि जिन बैंकों के यहाँ पे निजीकरण की बात उतरी है उसमें एक बैंक है आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा है इंडियन ओवरसीज़ बैंक के निजीकरण की बात। देखा जाए इस साल के आपके पिछले साल का जो बजट रहा 2021-22 में दो बैंकों के निजीकरण की यहाँ पे मंशा जताई गई है और फाइनली शायद यहाँ पर इस वर्ष से यहाँ पर इस पर काम भी शुरू हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज़ बैंक। दूसरी यहाँ पर देखिए न्यूज़ है, अब स्फीति के लिए देना होगा आपको ग्रीन टैक्स। क्या है ये ग्रीन टैक्स, कहाँ लगने वाला है और यहाँ क्या ये पहली बार लग रहा है या किसी अन्य क्षेत्र में पहले से लागू है। तो देखिए स्फीति में आपको देना होगा ये ग्रीन टैक्स, क्या है इसके बारे में सूचना। तो लाहौल की तरह अब स्पीति, अर्थात यहाँ पहले ऑलरेडी लाहौल में ग्रीन टैक्स लागू है और अब स्पीति में भी यहाँ पे ग्रीन टैक्स लगाया जा रहा है। स्पीति प्रशासन ने इसकी तैयारी कर ली है और जल्द ही लोसर पंचायत के बातल व ग्यू के समधों में 2 बैरियर यहाँ पे स्थापित किए जाएंगे। इन दोनों पंचायतों के प्रतिनिधि वाहन चालकों से ग्रीन टैक्स लेने में मदद करेंगे। टैक्स की दर क्या रहेगी, शनिवार काजा में होने वाले विशेष सत्र के विकास प्राधिकरण की बैठक में इस पर मुहर लगेगी। लाहौल के सिस्सू साडा बैरियर में वाहन चालकों से ग्रीन टैक्स की जो दरें वसूल की जा रही हैं वही दरें स्पीति में भी लागू होंगी, ऐसी यहाँ पर फिलहाल भी उम्मीद जताई जा रही है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ग्रीन टैक्स यहाँ पे लग रहा है लाहौल और अब उसके बाद यहाँ पर स्पीति में। अगली न्यूज़ है यहाँ पे, कैप्टन अभिलाषा बराक बन गई हैं आपकी कॉम्बैट एविएटर। क्या है ये, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए बुधवार को भारतीय सेना को आर्मी एविएशन कॉर्प्स के रूप में पहली महिला अधिकारी यहाँ पर मिल गई हैं और इनका नाम है कैप्टन अभिलाषा बराक। ये पहली आपकी महिला यहाँ पर बनी है जो भारतीय सेना के अनुसार ये भी कहा गया है कि अभिलाषा ने सफलतापूर्वक यहाँ प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, जिसके बाद इन्हें कॉम्बैट एविएटर के रूप में उन्हें आर्मी एविएशन कॉर्प में शामिल किया गया। अभिलाषा को सेना पायलट के साथ प्रतिष्ठित विंग से सम्मानित किया गया और 15 महिला अधिकारियों ने आर्मी एविएशन में शामिल होने की इच्छा जताई थी, लेकिन केवल 2 अधिकारियों को ही यहाँ पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट और मेडिकल के बाद इनका चयन हुआ था। तो फाइनली यहाँ पर पहली यहाँ पर आपको मिल गई हैं। ध्यान में इनका नाम याद रखिएगा, जो कॉम्बैट एविएटर में यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाली हैं उनका नाम है अभिलाषा। ठीक है, तो कैप्टन अभिलाषा बराक। अगला यहाँ पर आते हैं, अगला टॉपिक यहाँ पर देखिए अमर जवान ज्योति है जो कि यहाँ पर फाइनली से इंडिया गेट के से नेशनल वॉर मेमोरियल में स्थानांतरित करने के लिए शहीद सैनिकों के प्रतीकों को लेकर यहाँ पर फाइनली ये बात यहाँ पर आपने देखा होगा, दिल्ली गए होंगे तो इसे अमर ज्योति जवान को, तो सरकार ने देखिए यहाँ पे फाइनली इसको स्थानांतरित करने का यहाँ पे निर्णय लिया है। दिल्ली में शुक्रवार को सशस्त्र बलों ने एक समारोह में इंडिया गेट से 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के शहीदों की याद में बनाए गए प्रतीक इन्वर्टेड राइफल व हेलमेट को नेशनल वॉर मेमोरियल में स्थानांतरित कर दिया। इससे पहले जनवरी में इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय समर स्मारक पर जल रही लौ में विलय किया गया था। इस तरीके से ध्यान रखिएगा कहाँ स्थानांतरित किया गया है, नेशनल वॉर मेमोरियल में। अगला टॉपिक यहाँ पर ये आप सारणी देख रहे होंगे, बैंक नोट्स इन सर्कुलेशन। इसको लेकर हाल ही में आरबीआई ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है और कहा है कि वित्त वर्ष 2021-22 में वैल्यू के हिसाब से 9.9% बढ़ा है करेंसी सर्कुलेशन। देखा जाए तो ये रिपोर्ट है आपकी आरबीआई की 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट है और कोविड-19 के महामारी के दौरान लगभग 7 लाख करोड़ यहाँ पे करेंसी सर्कुलेशन बढ़ा है। बकौल रिपोर्ट 2019-20 में जहां पर 24,20,975 करोड़ करेंसी सर्कुलेशन में थी, वहीं 2020-21 में 28,26,863 करोड़ हो गया। वहीं 2021-22 में उससे अधिक 31,05,721 करोड़ रुपए तक ये आपका करेंसी सर्कुलेशन बढ़ा है, जो वैल्यू के हिसाब से 2021-22 का 9.9% वृद्धि है। चलिए एक और यहाँ पे न्यूज़ है आपका, 2022 में $100 बिलियन यहाँ पे $1 मिलियन प्लस की आईपीओ वाली
एशियाई कंपनियों में अदानी विल्मर का रिटर्न सबसे अच्छा रहा है। क्या है इसमें? देखिए, गौतम अदानी की यहाँ पे अदानी विल्मर ने 2022 में $100 मिलियन से अधिक की आईपीओ वाली 121 एशियाई कंपनियों में सबसे अच्छा रिटर्न यहाँ पर दिया है। इसके शेयरों का मूल्य सूचीबद्ध होने के बाद से लगभग 3 गुना यहाँ पे बढ़ चुका है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एशिया में सूचीबद्ध हुई कंपनियों में से लगभग 2/3 के शेयरों में जबकि गिरावट आई है। एक और देख सकते हैं यहाँ पे एक एयर टैक्सी, ये आपका एयर टैक्सी है जोबी की कंपनी का, और फाइनली यहाँ पर इसको लेकर यूएस की जोबी एविएशन कमर्शियल एयर टैक्सी के लिए यहाँ पर FAA से इनको मंजूरी फाइनली मिल गई है। क्या है ये? तो अमेरिका की जोबी एविएशन ने बताया कि उसे संघीय उड्डयन प्रशासन से पहला सर्टिफिकेट मिला है और उसे एयरक्राफ्ट के साथ कमर्शियल एयर टैक्सी संचालन की अनुमति यहाँ पर मिल गई है। लेकिन अभी ऐसी उड़ानें उसे शुरू करने के लिए 2 और सर्टिफिकेट चाहिए होंगी और इनका लक्ष्य है कि 2024 से एयर टैक्सी सेवा को शुरू किया जाए। तो अगर ऐसा कर सकते हैं तो यहाँ पे तो अमेरिका में एयर टैक्सी संचालित करने वाला पहला देश बन जाएगा और जोबी एविएशन ऐसी पहली कंपनी। अगला टॉपिक, काम और जीवन के बीच संतुलन के आधार पर दुनिया के सबसे अच्छे शहर कौन कौन से, इनको लेकर फाइनली यहाँ पे एक रिपोर्ट जारी की गई है। तो मोबाइल एक्सेस टेक्नोलॉजी कंपनी पीजी के द्वारा जारी एक स्टडी के अनुसार 2022 में काम और जीवन के बीच संतुलन के आधार पर दुनिया के सबसे अच्छे शहरों में ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है, पहला स्थान। ओस्लो के बाद बर्न स्विट्जरलैंड आता है, हेल्सिंकी फिनलैंड, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, कोपेनहेगन डेनमार्क, जेनेवा स्विट्जरलैंड, ओटावा कनाडा, सिडनी ऑस्ट्रेलिया, स्टुटगार्ट जर्मनी और म्यूनिख जर्मनी का नंबर यहाँ पे आता है। ये देख रहे हैं आप ऑपरेशन नमकीन, जिसके तहत यहाँ पे 500 करोड़ कीमत की 52 किलो कोकेन गुजरात के पोर्ट पर यहाँ पे जब्त की गई है। तो देखिए, राजस्व खुफिया निदेशालय अर्थात DRI ने ऑपरेशन नमकीन, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस तरह के ऑपरेशन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑपरेशन नमकीन किससे जुड़ा हुआ है? तो ऑपरेशन नमकीन के तहत ईरान से मुंद्रा बंदरगाह यानी गुजरात पर आई 52 किलोग्राम कोकेन यहाँ पे जब्त की गई है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय जो कीमत है वो करीब 500 करोड़ रुपए है और 25 मीट्रिक टन सामान्य नमक के 1000 बैग के रूप में घोषित हुए कंसाइनमेंट की 24 से 26 मई तक जांच के बाद इसका यहाँ पे खुलासा हुआ। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये पाकिस्तान की नेशनल असेंबली है और यहाँ पर इस नेशनल असेंबली ने ईवीएम के उपयोग पर रोक लगाने के लिए विधेयक यहाँ पे पारित किया है। तो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने गुरुवार को अपने आम चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के उपयोग व प्रवासी पाकिस्तानियों को मतदान से रोकने के लिए चुनाव संशोधन विधेयक 2000 पारित किया। पूर्ववर्ती पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने चुनाव अधिनियम 2017 में कई संशोधन के ईवीएम के उपयोग व प्रवासी पाकिस्तानियों को चुनाव में मताधिकार का अधिकार दिया था, जिसे इस विधेयक के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। सेक्स वर्क एक पेशा है, पुलिस को सेक्स वर्कर्स के साथ सम्मान से पेश आना चाहिए। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया है, अर्थात सेक्स वर्क को भी एक पेशे के तौर पर, एक प्रोफेशन के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे मान्यता दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेक्स वर्क एक पेशा है और सेक्स वर्कर भी कानून के समक्ष सम्मान और बराबरी के हकदार हैं। साथ ही पुलिस को सभी सेक्स वर्कर्स के साथ सम्मान से पेश आना चाहिए, उन्हें अपशब्द नहीं कहना चाहिए। बकौल कोर्ट, सेक्स वर्क की कानूनी वैधता के बारे में सरकार को सेक्स वर्कर की जागरूकता भी यहाँ पर करना चाहिए। ये देख रहे हैं आप चेन्नई के कुछ आपके रेलवे स्टेशन को, जिनके नवीनीकरण की यहाँ पर बात चल रही है। तो तमिलनाडु के यहाँ पे 5 रेलवे स्टेशनों का होगा पुनर्विकास, जिनकी प्रस्तावित यहाँ पे ये लुक जो आप देख रहे हैं, ये प्रस्तावित लुक है, अर्थात बनने के बाद ये ऐसे कुछ दिखने वाले हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से हैं, इनका नाम यहाँ पर देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार शाम को तमिलनाडु के 5 रेलवे स्टेशनों, जिसमें चेन्नई का एग्मोर, कन्याकुमारी, मदुरै, रामेश्वरम और काटपाडी की पुनर्विकास परियोजना चेन्नई से शिलान्यास किया, जिस पर 1800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया ये स्टेशन विश्व स्तरीय बनाए जाएंगे और इन 5 रेलवे स्टेशनों में मौजूदा प्रस्तावित लोग को यहाँ पे तस्वीरें भी शेयर की हैं। तो नाम यहाँ पे ध्यान रखिएगा कौन कौन सी हैं, चेन्नई का एग्मोर, कन्याकुमारी, मदुरई, रामेश्वरम और काटपाडी। अगला यहाँ पे है भारत पेट्रोलियम। केंद्र सरकार ने BPCL में अपनी पूरी 53% हिस्सेदारी के प्रस्ताव को वापस कर लिया है। सरकार ने गुरुवार को बताया कि उसने सार्वजनिक क्षेत्र की भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में अपनी 53% की हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव को वापस लिया है। सरकार ने मार्च 2020 में इसके लिए बोलियां मंगाई थी। सरकार ने बताया हिस्सेदारी के लिए बोली लगाने वालों में से अधिकांश ने निजीकरण में भाग लेने में असमर्थता जताई है।
चलिए यहाँ पे देखिए, तो भारतीय वायुसेना ने सतह से हवा मार करने वाले मिसाइल का यहाँ पे एक सफल परीक्षण किया है, जो कम उड़ान के लक्ष्य को मारकर अपनी जहाज आधारित सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल प्रणाली का युद्धपोत पर सफल परीक्षण किया। भारतीय नौसेना ने इसे हाल ही में इसका वीडियो यहाँ पे ट्विटर पर डाला और ये परीक्षण नौसेना द्वारा पश्चिमी समुद्र तट पर तैनात एक स्टील्थ फ्रिगेट से किया गया था। फाइनली यहाँ पर भारतीय बायोटेक की कोवैक्सीन को जर्मनी ने 1 जून से यहाँ पे मंजूरी दे दी है। भारत के बायोटेक के कोविड-19 की कोवैक्सीन को जर्मनी ने मंजूरी यहाँ पर दे दी है। भारत और भूटान में जर्मनी के राजदूत वॉल्टर जे लिंडनर ने ट्वीट किया कि बहुत खुश हैं कि जर्मन सरकार ने 1 जून से जर्मनी की यात्रा के लिए कोवैक्सीन को मान्यता देने का फैसला किया है। WHO ने कोवैक्सीन को पिछले साल नवंबर में यहाँ पर आपको मंजूरी दे दी। चलिए, हाल ही में यहाँ पर ADR की रिपोर्ट आई है, जिसमें 5 क्षेत्रीय दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिला है 250 करोड़ चंदा, इसमें बताया गया है। क्या है इस रिपोर्ट में, तो देखिए 31 क्षेत्रीय दलों को कुल आय करीब 529,416 करोड़ रुपए रही है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि वित्त वर्ष 2020-21 में 31 क्षेत्रीय दलों को यहाँ पर इतनी राशि प्राप्त हुई है और उनका कुल घोषित खर्च रहा है 414.028 करोड़ रुपए। साल 2020-21 में सबसे ज़्यादा जो खर्च करने वाली 5 पार्टियों में DMK रही, जो 218.49 करोड़ रुपए, TDP 54.769 करोड़, अन्ना द्रमुक 42.37, जनता दल यूनाइटेड 24.35 और तेलंगाना राष्ट्र समिति 22.35 करोड़ रुपए यहाँ पे शामिल है। चलिए यहाँ पर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस को यहाँ पर मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे देख लीजिए। देखिए, संग्रहालयों के संदर्भ में लोगों को जागरूक करने के लिए 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस यहाँ पे मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत 1977 में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद के द्वारा की गई। IOCM एक सदस्यता संघ और एक गैर सरकारी संगठन है जो संग्रहालय संबंधी गतिविधियों के लिए पेशेवर और नैतिक मानक यहाँ पे स्थापित करता है। संग्रहालय क्षेत्र में एकमात्र वैश्विक संगठन है और इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। यह संग्रहालय पेशेवर अर्थात 138 देशों, करीब 40,000 से अधिक सदस्यों के एक नेटवर्क के रूप में काम करता है। IOCM की रेड लिस्ट खतरे में रहने वाले सांस्कृतिक वस्तुओं के अवैध यातायात को रोकने के लिए व्यवहारिक उपकरण है। 2022 में इस दिवस की जो थीम थी, संग्रहालयों की शक्ति, रखी गई। भारत के जो उल्लेखनीय संग्रहालय हैं उसमें राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, ये संस्कृति मंत्रालय के अधीनस्थ यहाँ पे कार्यालय के अंतर्गत आता है। इसी तरह राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद, भारतीय संग्रहालय कोलकाता, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण साइट संग्रहालय गोवा, प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली यहाँ पे प्रमुख हैं। ऐसी ही गार्ड अर्थात कि वैश्विक सुगमता जागरूकता दिवस को लेकर भी एक न्यूज़ यहाँ पे बनी। देखिए, वैश्विक सुगमता जागरूकता दिवस हर वर्ष मई के तीसरे गुरुवार को यहाँ पर मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को दुनिया के 1.2 बिलियन दिव्यांग लोगों के लिए डिजिटल अर्थात वेब, सॉफ्टवेयर, मोबाइल आदि की सुगमता और समावेश के बारे में बात करने, सोचने और सीखने हेतु प्रेरित करना है। वैश्विक सुगमता जागरूकता दिवस 2022 में विभिन्न दिव्यांगों के लिए वेब सुगमता पर बातचीत को सुविधाजनक बनाने का अवसर प्रदान करता है। वैश्विक सुगमता जागरूकता दिवस पहली बार 2012 में एक ब्लॉग पोस्ट के प्रकाशन के कारण यहाँ पर मनाया गया था। 27 नवंबर 2011 को वेब डेवलपर जो डेवॉन ने लिखा कि जिनके बारे में बताया था कि वेबसाइट बनाते समय आवश्यक महत्वपूर्ण चीज़ों को सूची में डालते सूची के मामले में सुगमता कितनी कम थी। डिजिटल सेवाओं तक पहुंच के लिए प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक करने की प्रतिबद्धता वैश्विक सुगमता जागरूकता दिवस 2022 का लक्ष्य है। यह दिन दिव्यांगों तक डिजिटल पहुंच को सुगमता प्रदान करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। अगला टॉपिक, जलवायु कार्य गठबंधन की भारतीय शाखा। देखिए, यहाँ पे चर्चा का विषय रही है। क्या है इसमें, देखा जाए तो विश्व आर्थिक मंच ने जलवायु परिवर्तन की गतिविधियों और कार्बन मुक्त प्रयासों को तेजी लाने के लिए जलवायु कार्य गठबंधन की भारतीय शाखा यहाँ पे आरंभ की है। विश्व आर्थिक मंच के जलवायु कार्यबल के अंग के रूप में यह गठबंधन पिछले साल जारी किए गए श्वेत पत्र मिशन 2070 में तय किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करेगा।
वर्ष 2070 तक भारत को कम कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश बनाने का भी यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी संकल्प पंचामृत को पूरा करने के लिए इस अभियान में सरकार, व्यापार जगत, अन्य पक्षकारों को इसमें शामिल किया गया है। प्रबंधन सलाहकार संस्था केरने और भारतीय विचार मंच ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के बीच सहयोग से यह गठबंधन नेताओं को जलवायु लक्ष्य प्राप्त करने की योजनाएं और कार्यक्रम तैयार करने में सहयोग करेगा। अगला टॉपिक, द अवध कॉन्ट्रेन का यहां पर मंचन किया जाने वाला है। कहां किया जाएगा? तो चीन की राजधानी पेइचिंग में भारतीय दूतावास तथा हांगकांग, संघाई, ग्वांगझोऊ में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने भारत के स्वाधीनता संग्राम के इतिहास को याद करते हुए आज़ादी के अमृत महोत्सव आयोजित किया। इस अवसर पर अवध के अंतिम शासक नवाब वाजिद अली शाह और उनकी पत्नी बेगम हजरत महल के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1857 के संघर्ष पर आधारित अवध क्वार्टेन का मंचन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2021 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में आज़ादी के अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया। आज़ादी का यह अमृत महोत्सव भारत की 75वीं वर्षगांठ मनाने हेतु भारत सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की एक श्रृंखला है। यह महोत्सव जन भागीदारी की भावना के साथ जन उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। ध्यातव्य है, यह कार्यक्रम आगामी 15 अगस्त 2022 के 75 सप्ताह पूर्व से आयोजित किए जा रहे हैं। अगला टॉपिक यहाँ पर आप देख सकते हैं, बायोवर्सिटी डे 2022 मई को बनाया यहाँ पर जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए। प्रतिवर्ष देखिए, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जैव विविधता के मुद्दों पर लोगों की समझ और जागरूकता बढ़ाने के लिए 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य जहां जैव विविधता के प्रति जागरूक करना है, वहीं संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन में इसे आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में इस दिवस को मनाने हेतु विचार रखा गया और 29 दिसंबर 1993 को पहली बार जैव विविधता दिवस यहाँ पे मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू किया गया जैव विविधता दिवस वर्ष 2000 में 29 दिसंबर को मनाया जाता रहा और उसके बाद 2001 से यह प्रत्येक वर्ष 22 मई से मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम जो थी, सभी जीवों के लिए साझे भविष्य का निर्माण रखी गई। ठीक है, सभी जीवों के लिए साझे भविष्य का निर्माण। अगला टॉपिक, इंटरनेशनल टी डे जो 21 मई को यहां पर मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के बारे में भी थोड़ा सा समझ लीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 दिसंबर 2019 को 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया और 2022 की जो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस की थीम रही वो है चाय और निष्पक्ष व्यापार। वस्तुतः दुनिया भर में चाय उत्पादक देश 2005 से प्रतिवर्ष 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाते थे, लेकिन तब तक इसे संयुक्त राष्ट्र की यहाँ पे मान्यता नहीं थी। भारत सरकार ने बड़ी पहल की और वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के माध्यम से आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे स्वीकार कर लिया गया और चाय के उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है, जबकि उपभोग के मामले में भारत पहले स्थान पर है। अगला है आतंकवाद विरोधी दिवस, जो कि 21 मई को यहाँ पर मनाया जाता है। देखिए यहाँ पे इस वर्ष भी इसे मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के तौर पे। तो एंटी टेररिज्म डे के तौर पे हम इसे मनाते हैं। भारत में देखिए प्रतिवर्ष 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। इसे राष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ावा देने, आतंकवाद की घटनाओं में कमी लाने, सभी जातियों, पंथों आदि के लोगों के बीच एकता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है, आतंकवादियों के द्वारा की जाने वाली हिंसा के खिलाफ लोगों को जागरूक करना, युवाओं पर पड़ने वाले आतंकवाद के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी देना। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर में आतंकवादी संगठन लिबरेशन ऑफ टाइगर्स ऑफ तमिल इलम लिट्टे के द्वारा ह्यूमन बम सुसाइड के जरिए पूर्व प्रधानमंत्री की राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी और घटना के बाद से ही आतंकवाद विरोधी दिवस मनाने का फैसला लिया गया। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे। यहाँ पर देखिए 28 मई को मनाया जाता है। क्या है इसके बारे में, तो यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए हर महीने की 5 दिन हर एक किशोरी को दर्द, तनाव, हिचक और कई भ्रांतियों से होकर गुजरना पड़ता है, जबकि उन 5 दिनों में से आराम, खुश रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि माहवारी या मासिक धर्म के प्रति स्वच्छता रखने और भ्रांतियाँ इसको मिटाने के लिए प्रतिवर्ष 28 मई को विश्व धार्मिक
विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। इसी तरीके से इस वर्ष यहाँ पर थीम रखी गई 2030 तक माहवारी को जीवन का सामान्य हिस्सा बनाना। देखा जाए तो माहवारी लड़की के जीवन की स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसमें योनि के रक्तस्राव होता है। माहवारी लड़की के शरीर को मां बनने के लिए तैयार करती है और 9 से 13 वर्ष के बीच इसकी शुरुआत होती है। 28 से 31 दिनों के बीच एक बार यहाँ पे माहवारी होती है और कुछ लड़कियों को माहवारी के समय पेट के निचले हिस्से में दर्द, मितली, थकान हो सकती है और इसमें घबराने की बात नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, ये कब मनाया जाता है? 28 मई को। और इस वर्ष की थीम रखी गई है 2030 तक माहवारी को जीवन का सामान्य हिस्सा बनाना। अगला टॉपिक यहाँ पर देखिए, आयुष्मान भारत का डिजिटल मिशन, जिसे आभा मोबाइल ऐप भी यहाँ पर कहा गया है, ABDM। देखा जाए तो यहाँ पे कुछ बातें इसमें हैं जिसे ध्यान रखना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड रखने के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता यानी कि आभा मोबाइल ऐप की यहाँ पर शुरुआत की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आभा राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत हेल्थ रिकॉर्ड्स पर ऐप का एक नया ही रूप है। इसे गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप में उपलब्ध सुविधाओं के माध्यम से व्यक्ति कभी भी और कहीं भी अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड की जानकारी प्राप्त कर सकता है। आभा मोबाइल एप्लीकेशन नई व्यवहारिक चीज़ें हैं, जिसे एडिट प्रोफाइल, आभा 14 अंक वाला को आभा एड्रेस के लिए लिंक अनलिंक करना, इसमें फेस अथॉरिटिकेशन, फिंगरप्रिंट, बायोमेट्रिक द्वारा लॉगिन करना, पंजीकरण संबंधी ABDM आधारित सुविधा एवं काउंटर द्वारा QR कोड की स्कैनिंग सुविधाओं को भी जल्द इसमें शुरू किया जाएगा। ये एक आप देख सकते हैं सुरुई लिली महोत्सव है। ये 2022 में से आयोजित किया गया है। क्या है सुरुई लिली महोत्सव? तो देखिए यहाँ पे मणिपुर राज्य में राज्य स्तरीय एक सुरुई लिली महोत्सव 2022 के चौथे संस्करण की शुरुआत की गई। यह वार्षिक उत्सव मणिपुर उत्तर सरकार के पर्यटन विभाग के द्वारा सुरुई लिली के फूल के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आयोजित की जाती है। ये देखा जाए तो 4 दिवसीय महोत्सव है। इसका उद्घाटन मणिपुर के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के द्वारा उखरुल जिले के सिरुई गांव में यहाँ पे किया गया। यह त्यौहार अप्रैल और मई में आसपास आयोजित किया जाता है क्योंकि सिरुई लिली खिलने का ये समय होता है। यह फूल देखा जाए तो केवल मणिपुर के उखरुल जिले में पाया जाता है और इसे विश्व में और कहीं नहीं उगाया जा सकता। इस पुष्प की खोज मणिपुर में 1946 में अंग्रेज वैज्ञानिक फ्रैंक किंगडन वार्ड के द्वारा की गई थी। अपनी विशेषताओं के कारण इस पुष्प ने 1948 में रॉयल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी लंदन के एक फ्लावर शो में श्रेष्ठता का पुरस्कार भी जीता था। सुरुई लिली मणिपुर का राजकीय पुष्प है। यह 3 फीट लंबा और घंटी के आकार का नीला और गुलाबी रंग का पुष्प है। इसका वैज्ञानिक नाम लिलियम मैकलिनिया है और सुरुई लिली ग्राउंड लिली की एक प्रजाति है जो केवल मणिपुर की सुरुई पहाड़ी के आसपास यहाँ पे पाई जाती है। इस क्षेत्र में तांगखुल नागा जनजाति निवास करती है और तांगखुल जनजाति द्वारा इसे स्थानीय भाषा में काशोंग भी कहा जाता है, जो तिम्रा वोन के नाम पर रखा गया है। अगला टॉपिक यहाँ पर देखिए, विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में यहाँ पर मनाया गया। विश्व मधुमक्खी दिवस को लेकर केंद्रीय कृषि किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा 20 मई को 2022 को गुजरात में विश्व मधुमक्खी दिवस पर वृहद राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विश्व मधुमक्खी दिवस के लिए इस वर्ष की जो थीम रखी गई थी वो है बी अगेंस्ट सेलिब्रेटिंग द डाइवर्सिटी ऑफ बीज एंड बी कीपिंग सिस्टम्स। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देकर देश के छोटे किसानों को अधिकाधिक लाभ पहुंचाना। 20 मई को विश्व भर में विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस का आयोजन का उद्देश्य मधुमक्खी और अन्य परागण जैसे तितली, चमगादड़, हमिंगबर्ड आदि के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह दिवस 18वीं शताब्दी में आधुनिक मधुमक्खी पालन की तकनीक के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने वाले एंटोन जंसा के जन्मदिन अर्थात 20 मई 1734 के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के मनाने के प्रस्ताव को 7 जुलाई 2017 को इटली में आयोजित खाद्य एवं कृषि संगठन के 40वें सत्र में स्वीकृत किया गया। विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर पर मधुमक्खी के तमाम उत्पादों के लाभ, उत्पादन बढ़ाने, मधुमक्खियों की भूमिका और किसानों की खेती के साथ नए व्यवसाय के अवसरों को मुहैया कराने की संभावनाओं पर भी चर्चा की जाती है।
अगला टॉपिक यहाँ पर विश्व वर्ल्ड हाइपरटेंशन अर्थात कि हम कह सकते हैं विश्व उच्च रक्तचाप यहाँ पे दिवस के रूप में मनाया जाता है। 17 मई 2022 को विश्व भर में विश्व रक्तचाप दिवस यहाँ पे मनाया जाता है और इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य आम लोगों में उच्च रक्तचाप के संदर्भ में जागरूकता पैदा करना, इसकी गंभीरता को देखते हुए लोगों को इसे नियंत्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना। वर्ष 2022 में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस की थीम को क्या थीम रही है, यहाँ पे देखिए 2022 की थीम रखी गई है अपने रक्तचाप को सही तरीके से मापें, इसे नियंत्रित करें, अधिक समय तक जीवित रहें। देखा जाए तो शरीर में ऑक्सीजन और ऊर्जा के प्रवाह के लिए रक्त शोधन करना हृदय का प्रमुख कार्य है और धमनियों के जरिए रक्त के प्रवाह के लिए दबाव की एक निश्चित मात्रा की आवश्यकता होती है। यदि रक्त प्रवाह का दबाव सामान्य से अधिक होता है, यह धमनियों की दीवार पर अतिरिक्त तनाव डालता है। इसे हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन उक्त रक्तचाप यहाँ पे कहते हैं। एक अनुमान यह भी कहा है कि पूर्वी मध्य क्षेत्र में प्रत्येक 5 में से 2 वयस्क उच्च रक्तचाप से प्रभावित हैं। उच्च रक्तचाप दुनिया भर के असामयिक मृत्यु का एक प्रमुख कारण है और इसीलिए इसे एक साइलेंट किलर भी यहाँ पर कहा जाता है। हाल ही में देखिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार यहाँ पर मिला है। किसे मिला है? तो हिंदी लेखिका गीतांजलि श्री को। हिंदी लेखिका गीतांजलि श्री के उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, यहाँ पर बुकर पुरस्कार मिला है। टॉम्ब ऑफ सैंड एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली किसी भी भारतीय भाषा में अनुवादित यह पहला उपन्यास है। हिंदी भाषा के इस उपन्यास का अनुवाद यहाँ पे किया गया। गीतांजलि श्री ने न केवल हिंदी की पहली पुरस्कार विजेता है, बल्कि यह पहली बार है किसी भारतीय भाषा में लिखे गए पुस्तक ने बुकर पुरस्कार यहाँ पे जीता है। इस उपन्यास का अनुवाद डेजी रॉकवेल ने किया और टॉम्ब ऑफ सैंड ने 135 किताबों के बीच प्रतिस्पर्धा के बाद यह पुरस्कार जीता है। गीतांजलि श्री के बारे में अगर आपको थोड़ा सा और यहाँ पे जान लीजिए, इनके 3 उपन्यासों और कई लघु कहानियों की ये लेखिका हैं। टॉम्ब ऑफ सैंड ब्रिटेन में प्रकाशित उनकी पहली पुस्तक है और डेजी रॉकवेल अमेरिका के वॉर्मोंट में रहने वाले चित्रकार, लेखिका और अनुवादक हैं। उन्होंने हिंदी और उर्दू साहित्य की कई रचनाओं का अनुवाद किया है। ज्ञात हो कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अंग्रेजी भाषा के प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार के ही यहाँ पे समकक्ष है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अंग्रेजी भाषा की तरह अन्य भाषाओं में कार्य करने वाले लेखकों को केंद्रित है और इनके तहत 50,000 पाउंड यानी 44 लाख रुपए की यहाँ पे धनराशि अनुवादक और लेखक के मध्य यहाँ पर वितरित या विभाजित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पूर्ववर्ती मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार या मूल बुकर पुरस्कार के हिस्से के रूप में 2005 में शुरू किया गया था। चलिए, भारत में ड्रोन महोत्सव का आयोजन किया गया 2022 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 मई 2022 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत के सबसे बड़े ड्रोन उत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया। भारत ड्रोन महोत्सव 2022 में 2 दिवसीय कार्यक्रम हैं जो 27 और 28 मई को आयोजित किए जा रहे हैं। महोत्सव में सरकारी अधिकारियों, विदेशी राजनयिकों, सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी कंपनियों, ड्रोन स्टार्टअप सहित 1600 से अधिक प्रतिनिधि यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। प्रदर्शनी में 70 से अधिक प्रदर्शक ड्रोन विभिन्न उपयोगों का प्रदर्शन करेंगे। महोत्सव में अन्य कार्यक्रमों के अलावा ड्रोन पायलट प्रमाण पत्र का वर्चुअल वितरण, उत्पादों की लॉन्चिंग, पैनल चर्चा, उड़ान प्रदर्शन, मेड इन इंडिया ड्रोन टैक्सी प्रोटोटाइप की प्रदर्शनी इत्यादि को भी इसमें शामिल किया गया है। अगला टॉपिक नेटवर्क स्लाइसिंग। क्या है ये नेटवर्क स्लाइसिंग? इसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए। यदि संचार नेटवर्क स्लाइसिंग की जाती है, ठीक है, और पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता है तो 5G नेटवर्क भारत में नेट न्यूट्रलिटी कानूनी के बीच विरोधाभास पैदा हो जाएगा। इसका कारण है कि विशेष उपयोग के मामले के संदर्भ में 5G नेटवर्क अपेक्षानुसार परिवर्तन किया जा सकता है। नेटवर्क स्लाइसिंग एक नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन है। यह एक सामान्य भौतिक बुनियादी ढांचे के शीर्ष पर कई नेटवर्क अर्थात वर्चुअल और स्वतंत्र बनाने की अनुमति देता है। यह कॉन्फ़िगरेशन समग्र 5G संरचना के एक अनिवार्य यहाँ पे घटक बन गया है। नेटवर्क के प्रत्येक स्लाइस या हिस्से के एप्लीकेशन उपयोग मामले ग्राहक की विशेष आवश्यकताओं के आधार पर आवंटित किए जा सकते हैं। चलिए, अगला टॉपिक यहाँ पे शिक्षा मंत्रालय के द्वारा यहाँ पे उपलब्धि सर्वेक्षण NAS यानी 2021 की यहाँ पे रिपोर्ट को जारी किया गया है। ठीक है,
क्या है इस रिपोर्ट में? तो राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण नेस ने बताया कि भारत के सबसे बड़ा राष्ट्रव्यापी नमूना आधारित शिक्षा सर्वेक्षण है। यह जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर छात्रों की सीखने की क्षमता को फीडबैक को आयोजित करता है। शिक्षा मंत्रालय ने अधीन स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के तत्वाधान में इसका आयोजन किया है। इसका आयोजक संगठन केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE है। इस सर्वेक्षण की रूपरेखा घटक NCERT द्वारा तैयार किए गए हैं। NAS 2021 का आयोजन 22 अलग अलग भाषाओं में OMR आधारित उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से किया गया। यह सर्वेक्षण कक्षा 3, 5, 8 और 10 के छात्रों के लिए आयोजित किया जाता है। कक्षा 3 और 5 के छात्रों का मूल्यांकन पाठ्यक्रम के 3 विषयों में किया जाता है। कक्षा 8 के छात्रों का मूल्यांकन 4 विषयों में और कक्षा 10 के छात्रों का मूल्यांकन 5 विषयों में किया जाता है। सर्वेक्षण में राज्यों के सरकारी स्कूल, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल, गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूल और केंद्र सरकार के स्कूल इसमें शामिल किए जाते हैं। देखा जाए तो नेश के जो प्रमुख यहाँ पे निष्कर्ष रहे हैं, सभी विषयों और इस कक्षाओं के प्रदर्शन स्तरों में गिरावट दर्ज की गई है। 78% छात्रों ने माना कि महामारी के दौरान घर पर सीखना बोझिल लगता था और 24% छात्रों के पास घर पर डिजिटल उपकरण उपलब्ध नहीं थे। 18% बच्चों की माता पिता पढ़ निकल नहीं सकते थे और 7% स्कूल शिक्षकों की अनुपस्थिति का सामना कर रहे थे। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर छात्रों की उपलब्धि का आकलन करना, गुणवत्ता में सुधार करना, सीखने की क्षमता को सुनिश्चित करना, नीति निर्माण करना, शैक्षिक पहलों को डिजाइन करने के लिए यहाँ पे इनपुट प्रदान करना है। देखा जाए तो असर जो है एक सीखने की क्षमता का व्यापक आकलन करने वाला एक अन्य सर्वेक्षण है और इसे 2005 में NGO प्रथम ने शुरू किया। यह सभी ग्रामीण जिलों में शामिल करता है और एक वार्षिक पारिवारिक सर्वेक्षण है। इसमें सभी बच्चों को शामिल करते हैं। स्कूल छोड़ने वाले बच्चे, ऐसे बच्चे जो कभी स्कूल नहीं गए, उनकी भी पहचान की जाती है। सर्वेक्षण में 3 से 16 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों की स्कूली शिक्षा की स्थिति का आकलन किया जाता है और 5 से 16 आयु वर्ग के सभी बच्चों के पढ़ने की बुनियादी अंकगणित क्षमता का आकलन किया जाता है। अगला इसमें देखिए परम पोरुल। परम पोरुल क्या है? तो परम पोरुल एक अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर है। इसे राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के द्वितीय चरण के तहत NIT तिरुचिरापल्ली में स्थापित किया गया। परम पोरुल के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले अधिकांश घटकों का निर्माण देश में ही हुआ है और साथ ही इनकी असेंबलिंग के भी देश के भीतर हुई है। यह उच्च शक्ति के आधारित उपयोग प्रभावशाली प्राप्त करने के लिए कॉन्टैक्ट लिक्विड कूलिंग तकनीक पर आधारित हैं और इससे परिचालन लागत में भी कमी आती है। NSM के तहत अब तक 24 पेटाफ्लॉप्स की कंप्यूटिंग क्षमता के साथ देश भर में 15 सुपर कंप्यूटर स्थापित किए गए हैं और इनकी स्वदेशी रूप से यहाँ पे असेंबल किया गया पहला आपका सुपर कंप्यूटर है जो आपका परम शिवा है। इसी तरीके से एमनेस्टी इंटरनेशनल को लेकर यहाँ पर एमनेस्टी इंटरनेशनल दिवस यहाँ पे मनाया गया। ये प्रतिवर्ष 28 मई को यहाँ पर मनाया जाता है। यह एक गैर सरकारी संगठन है जो लंदन में यहाँ पर स्थित है। इसकी स्थापना 28 मई 1961 को पीटर बेंसन नामक एक ब्रिटिश वकील के द्वारा की गई थी, जिसका प्राथमिक लक्ष्य मानवाधिकारों की रक्षा करना और उनकी वकालत करना था। स्थापना के मुख्य तौर पर यहाँ पे दुनिया भर के उन कैदियों को रिहा करने के उद्देश्य की गई जो राजनीतिक, धार्मिक यानी धर्मनिरपेक्ष मान्यताओं के शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए जेल में रखा गया हो, भले ही उन्होंने कभी हिंसा ना किया हो और ना ही इसकी वकालत की है। विश्व भर में इस संस्था के 30 लाख से अधिक सदस्य और समर्थक हैं। संगठन का उद्देश्य मानवाधिकारों के विरुद्ध हो रहे अत्याचारों पर रोक लगाना, प्रताड़ित लोगों को न्याय दिलाना है। यह संगठन ऐसी दुनिया के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहा है जहां व्यक्ति मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संबंधों को निर्धारित अधिकारों का उपयोग करने में सक्षम हो। यह संगठन मानवाधिकार के मुद्दे पर शोध कार्य भी करता है और संगठन को वर्ष 1970 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी यहाँ पे प्रदान किया गया और 1978 में मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र यहाँ पर का पुरस्कार भी इसे प्रदान किया गया। अगला है INS खंडेरी। ये क्यों चर्चा में रहा? तो रक्षा मंत्री राजनाथ ने 27 मई 2022 को कर्नाटक के कारवार नौसेना बेस की यात्रा के दौरान भारतीय नौसेना के शक्तिशाली प्लेटफॉर्म INS खंडेरी पर समुद्र की यात्रा की। यह ऑपरेशन शॉर्टी के साथ पश्चिमी बेड़े के जहाज़ों की तैनाती PA-T1 MPA के द्वारा एंटी सबमरीन मिशन शॉर्टी
सी किंग हेलीकॉप्टर MiG-29 युद्धक विमानों के द्वारा फ्लाइट पास्ट खोज बचाव क्षमता का प्रदर्शन किया गया। रक्षा मंत्री ने 28 सितंबर 2019 को INS खंडेरी को कमीशन किया था और INS खंडेरी गहरे समुद्र में बिना आवाज के 12,000 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है। इसकी लंबाई करीब 67.5 मीटर, चौड़ाई 12.3 मीटर है। 40 से 45 दिन तक पानी में रहने की क्षमता वाली यह पनडुब्बी 350 मीटर की गहराई तक उतर सकती है। इसमें सभी अत्याधुनिक उपकरण लगे हैं। प्रोजेक्ट 75 सबमरीन की दूसरी सबमरीन का निर्माण मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा 7 अप्रैल 2009 को शुरू किया गया। 12 जनवरी 2019 को इसको लॉन्च किया गया और इसका नामकरण किया गया। पनडुब्बी में 360 बैटरियां लगी हैं, जिसमें प्रत्येक का वजन 750 किलोग्राम है। इसमें 6 टारपीडो ट्यूब लगे हैं और इसे 2 ट्यूब से मिसाइल भी दागी जा सकती हैं। इसके भीतर कुल 12 टारपीडो रखने की व्यवस्था है और इसे खंडेरी नाम मराठा सेना के द्वीपीय किले के नाम पर दिया गया है। इसके अलावा खंडेरी को टाइगर शार्क भी कहा जाता है, जो स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी INS कलवरी से प्रेरित है। वर्तमान में 49 जहाजों और पनडुब्बियों का ये निर्माण कर रही है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर अगले प्रोजेक्ट की, इंडिया फर्स्ट लैवेंडर फेस्टिवल के बारे में। क्या है ये? तो देखिए, जम्मू कश्मीर में यहाँ पर इसका आयोजन किया गया। ठीक है, हाल ही में जम्मू के भद्रवाह में देखा जाए तो पहले लैवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया गया। लैवेंडर की खेती जम्मू और कश्मीर के दूरदराज के क्षेत्रों में लगभग 5,000 किसानों और युवा उद्यमियों के लिए रोजगार पैदा करने के लिए 200 एकड़ में इसकी खेती की गई और 1,000 से अधिक किसान परिवार इसमें शामिल हैं। बैगनी या लैवेंडर क्रांति 2016 में केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के आरोमा मिशन के माध्यम से शुरू किया गया। जम्मू कश्मीर के लगभग 20 जिलों में लैवेंडर की खेती की जाती है। पहली बार किसानों को खेती के लिए मुफ्त में लैवेंडर के पौधे दिए गए, जबकि जिन किसानों ने लैवेंडर की खेती की थी उन्हें अब 5 से 6 रुपए में प्रति पौधा यहाँ पे प्रदान किया गया। अगला है कांस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बारे में। देखिए यहाँ पे चर्चा का विषय रहा। कांस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय, बांग्लादेश सूचना प्रसारण मंत्रालय संयुक्त रूप से श्री श्याम बेनेगल द्वारा निर्देशित भारत बांग्लादेश सह निर्मित फीचर फिल्म मुजीब द मेकिंग ऑफ ए नेशन के 90 सेकंड का ट्रेलर इसमें जारी किया गया। भारत और बांग्लादेश द्वारा सह निर्मित यह फिल्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल थी। यह फिल्म बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी पर उपहार के साथ साथ अच्छे पड़ोसी संबंधों का उदाहरण है। कांस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फ्रांस में आयोजित वार्षिक फिल्म समारोह है, जिसमें दुनिया भर के वृत्तचित्र सहित शैलियों की कई फिल्मों का पूर्वावलोकन किया जाता है। यह दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित प्रचारित फिल्म है और यह प्रत्येक वर्ष यहाँ पर आमतौर पर मई में पॉलिश डेस फेस्टिवल्स एट डेस कांग्रेस में आयोजित यहाँ पर किया जाता है। इस महोत्सव की बड़े पैमाने पर लोकप्रियता को देखते हुए कई फिल्म हस्तियां इसमें शामिल होती हैं और साथ ही फिल्म निर्माताओं को अपनी नई फिल्मों को लॉन्च करने दुनिया भर से आए वितरकों के समक्ष फिल्मों का प्रदर्शन करने के लिए एक लोकप्रिय स्थान भी है। अगला टॉपिक यहाँ पे जी सालेह है। ठीक है, जी सालेह 19 मई 2022 को अफ्रीका के लिए संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष 5 राजनीतिक अधिकारी ने माली के सालेह क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी बल G5 सालेह से हटने की जानकारी दी है। अफ्रीकी संघ के सुझाव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के समर्थन के बाद 16 फरवरी 2014 को नोकोचैट मॉरिटानिया इस संयुक्त बल का गठन हुआ था, जिसे G5 सालेह नाम दिया गया। इसमें शामिल देशों में बुर्किना फासो, माली, मॉरिटानिया, नाइजर, चाड शामिल हैं। इसका उद्देश्य आतंकवादी गुटों से निपटने हेतु बेहतर समन्वय स्थापित करना, आर्थिक विकास, सुरक्षा के लिए सहयोग बढ़ाना। माली पश्चिम अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान में फैला एक विशाल स्थलबद्ध देश है और वर्तमान में जिहादी हमलों और जातीय हिंसा से जूझ रहा है। अगला टॉपिक यहाँ पर देखिए नैनो लिक्विड यूरिया को लेकर है और यहाँ पे देखिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2022 को गुजरात के गांधीनगर में देश के पहले नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया। यह यूरिया परंपरागत विकल्प के रूप में पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करेगा और साथ ही यह एक तरल पोषक तत्व है जो तरल में रहेगा। नैनो यूरिया को पारंपरिक यूरिया के स्थान पर विकसित किया गया है। यह पारंपरिक यूरिया की आवश्यकता को न्यूनतम 50% तक कम कर देगा।
इसकी 500 मिलीलीटर की एक बोतल में करीब 40,000 मिलीग्राम प्रति लीटर नाइट्रोजन होता है, जो सामान्य यूरिया के एक बैग बोरी के बराबर नाइट्रोजन पोषक तत्व यहाँ पे प्रदान करेगा। परंपरागत यूरिया पौधों को नाइट्रोजन पहुंचाने में 30 से 40% प्रभावी है, जबकि नैनो यूरिया लिक्विड प्रयोगशाला की 80% से अधिक है। नैनो यूरिया लिक्विड पौधों के पोषण के लिए प्रभावी और कुशल पाया गया। यह बेहतर गुणवत्ता प्रदान करेगा, यूरिया के अत्यधिक उपयोग को कम करेगा, संतुलित पोषण कार्यक्रम को बढ़ावा देगा, फसलों को पोषक तो स्वस्थ बनाकर उन्हें कमजोर होकर टूटने आदि से बचाएगा। माउंट एवरेस्ट डे यहाँ पे देखिए मनाया गया। ये आपको नेपाल के द्वारा प्रतिवर्ष यहाँ पर 29 मई को माउंट एवरेस्ट डे के रूप में इसे मनाया गया। 29 मई 1953 को न्यूजीलैंड के पर्वतारोही एडमंड हिलेरी और तिब्बती गाइडे तेंजिंग नोर्गे के द्वारा पहली बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की गई थी। इस पर्वत को तिब्बत में चोमोलुग्मा और नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट दिवस नेपाल के पर्वतीकरण को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे आयोजित किया गया। नेपाल और तिब्बत चीन का एक स्वायत्त क्षेत्र के बीच स्थित यहाँ पे 8,848 मीटर ऊंचा माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत श्रृंखला की एक चोटी है, जिसे पृथ्वी का सबसे ऊंचा बिंदु यहाँ पर माना जाता है। इसकी वर्तमान अधिकाधिक ऊंचाई 8,848 मीटर है, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के स्थित विश्व के दूसरे सबसे ऊंचे पर्वत केटू से 200 मीटर अधिक है। धातव्य है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित केटू पर्वत की अधिकाधिक ऊंचाई 8,611 मीटर है और इस पर्वत का नाम भारत के पूर्व महासर्वेक्षक जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था। चलिए बात करते हैं आईएनएस गोमती के बारे में। ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये आईएनएस गोमती की है। क्या यहाँ पर चर्चा का क्यों यहाँ पे विषय है आईएनएस गोमती? तो देखिए यहाँ पे 34 वर्षों तक देश की भारतीय सेना से नौसेना की सेवा के बाद आईएनएस गोमती को 28 मई 2022 को मुंबई के नेवल डॉकयार्ड से यहाँ पे कार्यमुक्त कर दिया गया है। कप्तान सुदीप मलिक की कमान में जहाज को सेवा मुक्त किया गया है और इसे आईएनएस गोमती का नाम यहाँ पर गतिशील नदी गोमती से लिया गया था। 16 अप्रैल 1988 को तत्कालीन रक्षा मंत्री केसी पंत के द्वारा बॉम्बे के मझगांव डॉक लिमिटेड में इसे कमीशन किया गया था। गोदावरी क्लास गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स का तीसरा जहाज आईएनएस गोमती कार्यमुक्त किए जाने के समय पश्चिमी बेड़े का सबसे पुराना जहाज भी था। अपनी सेवा के दौरान उसने ऑपरेशन कैक्टस, पराक्रम, इंद्रधनुष और कई द्विपक्षीय बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यासों में भी भाग लिया। राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा में उल्लेखनीय और साधारण योगदान के लिए 2 बार 2007-8 और 2019-20 में इसे प्रतिष्ठित यूनिट प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। कार्यमुक्त किए जाने के बाद जहाज की विरासत को लखनऊ में गोमती नदी के तट पर स्थापित किए जा रहे एक ओपन एयर संग्रहालय में रखा जाएगा, जहां उसकी कई युद्ध प्रणालियों में सैन्य और युद्ध अवशेषों को यहां पे प्रदर्शित किया जाएगा। चलिए स्पोर्ट्स से लेकर भी एक यहाँ पे न्यूज़ है। रियल मैड्रिड ने लिवरपूल को हराकर 1-0 से 14वीं बार यहाँ पर जीता है UEFA अवार्ड यहाँ पर चैंपियंस का खिताब। स्पेनिश फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड ने लिवरपूल को 1-0 से हराकर रिकॉर्ड 14वीं बार UEFA चैंपियंस लीग का यहाँ पे खिताब जीता है। शनिवार रात पेरिस के स्टैड द फ्रांस स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में रियल मैड्रिड के ब्राजीली विंगर विनीसियस जूनियर ने 59वें मिनट में टीम के लिए गोल किया और लिवरपूल के गोल करने के 23 प्रयास असफल रहे। यहाँ पर अगला टॉपिक यहाँ पर देखिए, राजस्थान रॉयल्स को हराकर गुजरात टाइटंस ने अपने पहले सीजन का जीता है आईपीएल खिताब। तो यहाँ पर देखिए गुजरात टाइटंस ने अपने पहले ही सीजन में नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेले गए फाइनल मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर आईपीएल 2022 का खिताब जीत लिया है। राजस्थान रॉयल्स ने 130 पर 9 का यहाँ पे स्कोर बनाया। गुजरात ने 18.1 ओवर में यह लक्ष्य हासिल किया और आईपीएल 2008 के विजेता राजस्थान रॉयल्स के बाद अपना दूसरा फाइनल यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स 2008 के बाद ही अपना दूसरा फाइनल खेल रही थी, जिसमें उसे हार मिली है। क्विटर्स एंड विनर्स, यहाँ पे तंबाकू नियंत्रण के लिए झारखंड को मिलेगा विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022। तो झारखंड में तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2022 के लिए यहाँ पे चुना है। झारखंड के लिए राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम में नोडल अधिकारी ललित रंजन पाठक ने बताया कि राज्य तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ 31 मई को दिल्ली में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर पुरस्कार ग्रहण करेगा। अगला टॉपिक यहाँ पे देखिए, भारत की ऑल दैट ब्रीथ्स
डॉक्यूमेंट्री फिल्म ने कांस 2022 में जीता है अवार्ड। तो फिल्म मेकर सोनक सेन की डॉक्यूमेंट्री ये फिल्म है जिसका नाम है ऑल दैट ब्रीथ्स। इसे कांस 2022 में शनिवार को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए ला ऑयल डियोर अर्थात द गोल्डन आई अवार्ड यहां पर जीता है। यह डॉक्यूमेंट्री 2022 में भारत की ओर से भेजी गई एकमात्र आधिकारिक प्रविष्टि थी और फिल्म को इससे पहले फिलाडेल्फिया में वर्ल्ड सिनेमा ग्रैंड ज्यूरी अवार्ड भी यहां पर मिल चुका है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, इसे कांस में ऑल दैट ब्रीथ्स और फिलाडेल्फिया में वर्ल्ड सिनेमा ग्रैंड ज्यूरी अवार्ड यहां पर मिला। नेक्स्ट है, देश भर में यहां पर देखिए 50% ग्रामीण घरों में पहुंचाई गई है नल से जल की सुविधा। सरकार ने फाइनली यहां पे एक रिपोर्ट जारी की है। जल शक्ति मंत्रालय के मुताबिक भारत के 50% ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाने की उपलब्धि यहां पे हासिल कर ली गई है। बकौल मंत्रालय देश भर में 9.59 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को उनके घरों में पानी यहां पर मिल रहा है। गोवा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, पौंडीचेरी 100 घरों तक यहां पे पानी के कनेक्शन पहुंचा दिए गए हैं। यहां पर देखिए तो 100% घरों में, ठीक है, गोवा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, पुडुचेरी, हरियाणा में 100% घरों में आपको पानी का कनेक्शन पहुंच गया है। अगला टॉपिक यहां पे देखिए, 2 साल बाद कोविड-19 से मुक्त हुआ है सिक्किम राज्य। तो पूरी तरीके से एक राज्य है जो यहां पे कोविड मुक्त हुआ है। स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक 2 मरीजों के कोविड-19 से ठीक होने के बाद शुक्रवार को सिक्किम 2 साल बाद कोविड-19 से मुक्त राज्य बन गया। अधिकारियों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 84 नमूनों की जांच के साथ सिक्किम में कोई नया मामला सामने नहीं आया है और राज्य में कोविड-19 के अब तक कुल 452 मौतें हुई। एक और यहां पे न्यूज है, 18 वर्षीय भारतीय श्रेया लेंका बनी भारत की पहली के पॉप स्टार और ब्लैक स्वान में हुई हैं शामिल। देखिए रिपोर्ट्स के मुताबिक के पॉप गर्ल ग्रुप ब्लैक स्वान, ठीक है, के अर्थात कोरियन पॉप गर्ल ब्लैक स्वान है ये। इसमें ओडिशा की 18 वर्षीय श्रेया लेंका को यहाँ पे कोरियाई संगीत शैली में भारत की पहली पॉप स्टार के रूप में शामिल किया गया है। श्रेया उन 4 लोगों में शामिल थे जिन्होंने ऑडिशन देने वाले 4000 लोगों में से कथित तौर पर चुने जाने के बाद ग्रुप में शामिल होने के लिए ट्रेनिंग ली थी। एक और न्यूज़ है, बीते वित्त वर्ष में दोगुने हुए हैं 500 के नकली नोट और 2000 के नकली नोटों में 54.16% की वृद्धि हुई है। तो आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 में 500 रुपये के मूल्य वर्ग में पाए गए नकली नोटों की संख्या में 101.9% की यहाँ पे वृद्धि दर्ज हुई है। वहीं वित्तीय वर्ष 2000 में नकली नोटों के पिछले साल की तुलना में 54.16% की वृद्धि हुई। 200 रुपये के जाली नोटों में भी 11.7% की यहाँ पर वृद्धि हुई। तो नकली नोटों की संख्या 2500 और 200 के नोटों में लगातार वृद्धि हुई है। अगला यहाँ पे देखिए, रूस ने 1000 किलोमीटर की रेंज वाली हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन का यहाँ पे परीक्षण किया है। तो ये आप तस्वीर देख सकते हैं, ये जिरकॉन आपकी मिसाइल है, रशिया के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। इसमें देखिए रूसी रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि रूस ने लगभग 1000 किलोमीटर यानी कि 625 मील की दूरी तक मारक क्षमता वाली एक हाइपरसोनिक जिरकॉन क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। बैरेंट्स सी से दागी गई मिसाइल से व्हाइट सी पर लक्ष्य यहाँ पर निशाना साधा गया और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जिरकॉन की नई पीढ़ी की मिसाइल को यहाँ पर इसका हिस्सा बताया है। इसके अलावा 2 साल बाद भारत बांग्लादेश के बीच यहाँ पर रेल यात्रा दोबारा शुरू होगी। कोविड-19 के कारण ये बंद हो गई थी। तो पूर्वी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी एकलव्य चक्रवर्ती ने बताया, कोविड-19 चलते 2 वर्षों से बंद भारत बांग्लादेश के बीच ये सेवाएं जो हैं 29 मई से दोबारा शुरू होंगी। इसे भारत बांग्लादेश मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस 29 और 30 मई से फिर से चलेंगी और जिसे हम मार्च 2020 से यहाँ पर निलंबित किया गया था। एक और न्यूज़ है यहाँ पे, हरमनप्रीत के नेतृत्व वाली सुपरनोवास ने वेलासिटी को हराकर तीसरी बार यहाँ पर जीता है महिला T20 चैलेंज। तो हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व वाली सुपरनोवास ने फाइनल में दीप्ति शर्मा कप्तानी वाले वेलासिटी को 4 रन से हराकर तीसरी बार महिला T20 चैलेंज जीत लिया है। डिएंड्रा डॉटिन ने 44 गेंद में 62 रन बनाए हैं और हरमनप्रीत ने 29 गेंद में 44 रन की मदद से 165 रन बनाए थे 7 विकेट के नुकसान पे, जिससे लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेलोसिटी ने 20 ओवर में सिर्फ 161 रन ही बना सकी 8 विकेट के नुकसान पर। अगला टॉपिक यहाँ पर है वर्ल्ड टोबैको डे अर्थात विश्व तंबाकू निषेध दिवस।
इसे 31 मई को डब्ल्यूएचओ ने वैश्विक साझेदारों तंबाकू निषेध दिवस अर्थात WNTD मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम रखी गई पर्यावरण की रक्षा करें, जिसका यहाँ पे प्राथमिक उद्देश्य तंबाकू के हानिकारक उपयोग के प्रभाव को विषय पर जागरूकता का प्रसार करना, तंबाकू के किसी भी उपयोग को हतोत्साहित करना। सर्वप्रथम 1987 में विश्व स्वास्थ्य सभा ने 7 अप्रैल को विश्व धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में घोषित किया। इसके पश्चात वर्ष 1988 में 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाने के आह्वान करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया। इस वार्षिक उत्सव के आयोजन का उद्देश्य केवल तंबाकू के उपयोग के खतरों के बारे में लोगों को जागरूक करना है नहीं है, बल्कि साथ साथ तंबाकू कंपनियों के व्यावसायिक प्रथागत विकास को हतोत्साहित करना भी है। दुनिया भर में तंबाकू और इसके सेवन के घातक परिणामों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है और डब्ल्यूएचओ का कहना है कि प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में करीब 80 लाख लोग तंबाकू के सेवन से होने वाले रोगों की वजह से मौत का शिकार बनते हैं। चलिए अगली बात है यहाँ पे हिंदी पत्रकारिता दिवस को लेकर के है। तो देश भर में देखिए यहाँ पर आपको 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया गया, जिसमें हिंदी भाषी पत्रकारों को काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। यह दिवस समाज के विकास, पत्रकारों के योगदान, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व के निर्धारण में उनकी भूमिका को भी रेखांकित करता है। 30 मई 1826 को पंडित युगल किशोर शुक्ल ने हिंदी के प्रथम समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड के प्रकाशन का शुभारंभ किया था और उद्दंड मार्तंड का शाब्दिक अर्थ होता है समाचार सूर्य। इसका प्रकाशन प्रत्येक सप्ताह मंगलवार को किया जाता था। पुस्तक के आकार में छपने वाले उद्दंड मार्तंड में केवल 79 अंक ही प्रकाशित हो सके और दिसंबर 1827 में वित्तीय संसाधनों के अभाव में इसका प्रकाशन बंद हो गया। समाचार पत्र ब्रज और खड़ी बोली दोनों भाषाओं में मिश्रित रूप से किया जाता था। इस पत्र के संचालक मध्य देशीय भाषा कहते थे। कानपुर के रहने वाले पंडित युगल किशोर शुक्ल पेशे से वकील थे और औपनिवेशिक ब्रिटिश भारत में वकील के तौर पर कलकत्ता में कार्य कर रहे थे। इतिहासकार पंडित युगल किशोर शुक्ल भारतीय पत्रकारिता के जनक इन्हें माना जाता है। वहीं बंगाल से हिंदी पत्रकारिता का शुरुआत का श्रेय राजा राम मोहन राय को दिया जाता है। हिंदी पत्रकारिता ने इतिहास में एक लंबा सफर तय किया। 1826 में पंडित युगल किशोर शुक्ल ने जब पत्रकारिता की शुरुआत की थी, तब यह कल्पना करना मुश्किल था कि भारत की पत्रकारिता भविष्य में इतना लंबा सफर तय करेगी। अगला टॉपिक है इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स अर्थात संयुक्त राष्ट्र शांति अंतर्राष्ट्रीय सैन्य दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 29 मई को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य शांति की स्थापना के लिए शहीद सैनिकों को याद करना, उनका सम्मान करना। आधिकारिक सूचना के मुताबिक बीते वर्ष विभिन्न अभियानों में संयुक्त राष्ट्र के 130 सैनिकों ने अपनी जान गंवाई थी। 1948 में संयुक्त राष्ट्र मिशनों की शुरुआत से अब तक 4000 लोग यहाँ पे मारे जा चुके हैं। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन का गठन 29 मई 1948 को किया गया था और जब से संयुक्त राष्ट्र परिषद ने मध्य पूर्व में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षकों की एक टुकड़ी यहाँ पे तैनात की। दिवस देखा जाए तो यह 2003 में पहली बार इसे मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार प्रत्येक देश राष्ट्र वैश्विक शांति के लिए अपने संबंधित हिस्से का भुगतान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। स्थानीय समुदाय का प्रदर्शन करने के साथ समर्थन करने के साथ साथ शांति सैनिकों को कोविड-19 महामारी के प्रभावों से भी जूझना पड़ रहा है। अंतिम टॉपिक जेन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क को लेकर यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा का विषय रहा। हाल ही में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी कि ICCR का 10 दिन का जेन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह समारोह 6 देशों जिसमें घाना, बांग्लादेश, पेरू, नेपाल, ब्रुनेई और नॉर्वे से आयोजित 27 प्रतिनिधियों ने भारत यात्रा के अपने अपने अनुभव इसमें साझा किए। इसके तहत दुनिया के 75 लोकतांत्रिक देशों के उभरते हुए युवा नेताओं की भारत की सांस्कृतिक विविधता, कला, लोकतंत्र, अन्य विषयों की जानकारी, विचारों के आदान प्रदान का अवसर प्राप्त हुआ। घाना के सांसद ने भारत की प्रशंसा की और कहा कि भारत की संस्कृति, भाषा, लोग अद्भुत हैं। जेन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क कार्यक्रम का आयोजित विभिन्न स्तरों पर भारत की लोकतांत्रिक शासन संरचना को परिभाषित करना है, दुनिया भर में भारत की लोकतांत्रिक यात्रा की सफलता की समझ विकसित करना। ICCR ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत नवंबर 2021 में जेन नेक्स्ट डेमोक्रेसी कार्यक्रम के पहले बैच का आयोजन किया था, जिसमें भूटान, जमैका, पोलैंड, मलेशिया, स्वीडन, श्रीलंका, तंजानिया, उज्बेकिस्तान जैसे 8 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
प्रतिनिधिमंडल 25 नवंबर से 2 दिसंबर 2021 तक भारत की समृद्ध लोकतांत्रिक परंपराओं को समझने के लिए भारत के दौरे पर रहा, जबकि दूसरा बैच 29 मई 2022 को संपन्न हुआ और तीसरा बैच इस वर्ष जुलाई में होने वाला है। तो इस तरीके से आज के यहाँ पे हमने करंट न्यूज़ को यहाँ पे करीब 56 करंट न्यूज़ को हमने यहाँ पर देखा है। ये न्यूज़ आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जिन्हें आप अच्छे से 1-2 बार रिवीजन ज़रूर कर लीजिए ताकि आपकी परीक्षाओं के लिए आपके करंट से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जा सके। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही आपके करंट के घटनाक्रमों को लेकर फिर से एक बार मिलेंगे। तब तक के लिए यहाँ पर थैंक यू सो मच एंड गुड लक।